कहानी की शुरुआत होती है जहां हमारे मुख्य किरदार चैंग ग्वान को दिखाया जाता है। वो अपने स्कूल के क्लिनिक में अपना चेकअप करवाने आया होता है। वहां एक जवान डॉक्टर होती है। तभी हमारा मुख्य किरदार डॉक्टर से पूछता है, क्या मुझे कोई बीमारी है? इस पर डॉक्टर कहती है, नहीं, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। ये तो बस एक सामान्य शारीरिक स्थिति है जो तुम्हारी उम्र के लड़कों में अक्सर हो जाती है। तुम ज्यादा चिंता मत करो। ये सुनकर हमारा मुख्य किरदार बहुत ज्यादा शर्माने लगता है क्योंकि डॉक्टर उसी की उम्र की थी। वो कहता है, ठीक है डॉक्टर, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं अब चलता हूं। जाते हुए डॉक्टर उससे कहती है, वैसे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। यह सुनकर हमारा मुख्य किरदार काफी घबरा जाता है और सोचने लगता है कि ध्यान रखना होगा, आखिर किस लिए? इस पर वो डॉक्टर अपना मास्क नीचे करती है और उसके पास आकर धीरे से कहती है, देखो, तुम्हें वो चीजें देखना बंद करना होगा जिनसे तुम्हें मानसिक परेशानी हो रही है। असल में तुम वो चीजें देखकर करते हो जिस वजह से तुम्हारी किडनियों और फेफड़ों पर जोर पड़ रहा है। इसीलिए मेरी सलाह है कि अब से कुछ दिनों के लिए तुम वो सब मत करना। ये कहते हुए डॉक्टर हल्की सी शर्मा भी जाती है। वो उसे ये भी कहती है कि थोड़ी बहुत कसरत भी किया करो, उससे तुम्हें फायदा होगा। ये सुनने के बाद हमारा मुख्य किरदार बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि डॉक्टर उसके बहुत करीब थी और इस वजह से, जैसा आपने बताया, उसका पप्पू खड़ा हो चुका होता है। वो घबराकर पीछे हट जाता है और कहता है, ठीक है डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगा। इतना कहकर वो वहां से तेजी से भाग जाता है। भागते हुए वो सोचने लगता है कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। कुछ दिनों से जब भी मैं सोता हूं, चाहे दिन हो या रात, कोई लड़की मेरे पास आती है और मुझसे अजीब अजीब बातें करने लगती है। इस वजह से जब भी मैं उठता हूं, मेरा पप्पू खड़ा मिलता है और मेरा पूरा बिस्तर भी गंदा हो चुका होता है। वो सोचता है कि यह सब उसके साथ 5 दिन पहले से हो रहा है। तब से जब एक अनजान व्यक्ति अचानक उसकी गाड़ी में आकर बैठा और फिर चला गया। मुझे तो उस व्यक्ति का चेहरा भी याद नहीं, लेकिन वो अपना मग मेरे पास छोड़ गया था। मैंने वो मग उठा लिया था और जब से वो मग मेरे पास है, तभी से मेरे साथ ये सब हो रहा है। वो मग तो बिल्कुल सामान्य लगता है, फिर भी ये क्या हो रहा है? और अगर किसी को मेरे बारे में ये सब पता चला कि मेरा पप्पू हमेशा खड़ा रहता है और मेरा बिस्तर हमेशा गंदा रहता है, तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और मेरे नाम को खराब करेंगे। अब मैं क्या करूं? हम्म, ये सब सोचकर वो बहुत ज्यादा तनाव में आ जाता है। तभी उसके फोन पर घंटी बजती है। उसकी दोस्त का फोन होता है जो पूछती है, तुम कहाँ हो? तुमने कहा था कि आज लाइब्रेरी में बैठकर मेरे साथ पढ़ाई करोगे ताकि तुम्हारे अच्छे नंबर आ सके, क्योंकि तुम तो फेल होने वाले हो। कहाँ रह गए तुम? जैसे ही ये हमारे मुख्य किरदार को याद आता है, वो सोचता है कि हाँ, मैंने अपनी दोस्त से कहा था कि वो मुझे पढ़ाएगी ताकि मैं पास हो सकूं। ये याद आते ही वो तेजी से लाइब्रेरी की ओर भागता है। इसके बाद हमें लाइब्रेरी में दिखाया जाता है। वहां हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो हमारे मुख्य किरदार से कहती है, लो, आखिरकार तुम आ ही गए। वो कहती है, जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करो। अगर इस टेस्ट में फेल हो गए तो मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगी और उसके बाद याद रखना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी दोस्त हूं, तुम्हें यूं फेल नहीं होने दूंगी। इसके साथ ही वो उसे पढ़ने के लिए कहती है और कहती है, अगर तुम टेस्ट में अच्छे नंबरों से पास हो जाते हो तो मैं तुम्हें अपनी ब्रेस्ट पर किस करने दूंगी, वो भी बिना कपड़ों के। मुझे पता है कि हम रिलेशनशिप में नहीं हैं, लेकिन फिर भी तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हें इस तरह से फेल होते नहीं देख सकती। इसीलिए मैंने तुम्हें इतना बड़ा इनाम देने को कहा है। अच्छे नंबर लाओगे तो तुम मेरी ब्रेस्ट पर किस कर सकते हो। यह सुनकर हमारे मुख्य किरदार की लाट टपकने लगती है। वो अपनी दोस्त से पूछता है, क्या सच में तुम मुझे ये सब करने दोगी? लेकिन फिर वो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके साथ ही वो अपनी दोस्त से कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। जिस पर वो लड़की कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही। वैसे भी अपने पिछले टेस्ट उठाकर देखो, तुम्हें क्या लगता है तुम पास भी हो पाओगे? जिस पर हमारा मुख्य किरदार कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं पास नहीं हो सकता? मैं पूरी जान लगा दूंगा तुम्हारी ब्रेस्ट पर किस करने के लिए। नहीं नहीं, अच्छे नंबर लाने के लिए। यहां आप देख सकते हैं कि हमारा मुख्य किरदार कितना बड़ा ठरकी है। इसके बाद वो काफी तेजी के साथ पढ़ाई करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर से आग निकल रही हो। उसकी दोस्त भी उसे इतनी गंभीरता से पढ़ते देखकर बहुत खुश होती है। हमारा मुख्य किरदार लाइब्रेरी बंद होने तक वहीं पढ़ाई करता है। इतना ही नहीं, घर आकर भी पढ़ने में लग जाता है।
लेकिन थोड़ी देर बाद वो काफी थक जाता है और वहीं जमीन पर लेट जाता है। वो कहता है, अब मुझसे और नहीं होगा। और ऐसा कहते ही उसकी आंख लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसके सपने में एक लड़की आती है। वो उसके कान के पास आकर कहती है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें बहुत सारी शक्तियां दूंगी जिससे तुम अपना टेस्ट भी अच्छे से दे पाओगे। ये देखकर हमारे मुख्य किरदार की आंखें खुल जाती हैं। वो काफी घबराया हुआ होता है। वो सोच रहा होता है कि अभी भी वही लड़की सपने में आई थी और कह रही थी कि तुम मुझे खून दो, वो मुझे पढ़ने में मदद करेगी। ये क्या था? लगता है मैं कोई बुरा सपना देख रहा था। ये सोचकर वो वापस लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है। तभी हम उसी लड़की को देखते हैं जो उससे कह रही होती है, बेवकूफ लड़के, मैंने तुझसे कहा था कि तू मुझे खून दे, बस एक बूंद खून देगा तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इससे मैं तुझे इंग्लिश भी सिखा सकती हूँ, तेरे पढ़ने में मदद कर सकती हूँ। लेकिन तूने मेरी बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? और ऐसे ही वो चिल्ला रही होती है, तू बहुत बड़ा बेवकूफ है। यहां हम देख सकते हैं कि ये सारी आवाजें एक कप से आ रही होती हैं। जहां हमारा मुख्य किरदार उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा होता, वो तो गहरी नींद में सो चुका होता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें फिर से लाइब्रेरी में दिखाया जाता है। हमें एक बार फिर लाइब्रेरी में दिखाया जाता है, जहां हमारा मुख्य किरदार चैंग ग्वान चुपचाप बैठा हुआ अपनी किताबों में डूबा हुआ है। वो इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी होती है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, कल रात मुझे कितना अजीब सपना आया था। एक लड़की मेरे सपने में आई थी और कह रही थी, तुम मुझे थोड़ा सा खून दो, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ने में मदद कर सकती हूँ। ये कैसा सपना था यार? मुझे तो अब इन सब बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देना है। अब मुझे तो बस उन दो बड़ी-बड़ी चीज़ों पर ध्यान देना है। ये कहते ही वो पलटकर देखता है और झेंप कर तुरंत नज़रें फेर लेता है। हमें उसकी वही दोस्त दिखती है, जो मुस्कुरा रही होती है और पूछती है, आखिर तेरा ध्यान किधर है, चैंगवान? ये सुनकर वो और ज़्यादा शर्मा जाता है और फिर से किताब में मुँह घुसा लेता है। उधर उसकी दोस्त अपने मन में सोच रही होती है, ये लड़का कितना मासूम है। कभी-कभी तो लगता है ये दुनिया का सबसे प्यारा लड़का है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वही लड़की, वही मासूम सी, एक सुनसान जगह पर खड़ी होती है और कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं। लेकिन तभी हमारा चैंगवान वहां आ जाता है। बिल्कुल बिना किसी डर के वो उन सब के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है, ब्रो, ऐसा मत करो, ये लो, ये चीज रख लो और यहां से निकल लो। ये सुनकर गुंडे गुस्से में आ जाते हैं और उसे बेरहमी से पीट देते हैं। पर अब उसकी दोस्त का पारा चढ़ जाता है। वो उन सब गुंडों को बारी-बारी से उठाकर जमीन पर पटक देती है। ये देखकर हम समझ जाते हैं कि ये लड़की इतनी भी कमजोर नहीं है। लेकिन तभी गलती से वो एक जोरदार घूंसा चैंगवान को भी मार देती है और बेचारा वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसे बेहोश देखकर लड़की भी डर जाती है। मैंने ये क्या कर दिया? अब हम वापस वर्तमान में लौटते हैं। लाइब्रेरी में वही लड़की चैंगवान को देखे जा रही होती है, जिस पर चैंगवान पूछता है, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? लड़की थोड़ी भावुक होकर कहती है, मुझे वो दिन याद आ गया जब उन गुंडों ने मुझे घेर लिया था और तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं थी, फिर भी तुम मुझे बचाने आ गए थे। ये सुनते ही चैंगवान मुस्कुरा देता है और कहता है, वो पल सबसे ज्यादा शर्मनाक था मेरे लिए। तुमने उन सबको अकेले ही धो डाला था और फिर मुझे भी एक मुक्का मार दिया था। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी ताकतवर हो तो शायद मैं तुम्हें बचाने आता ही नहीं। ये कहते हुए दोनों हंस पड़ते हैं। अब दोनों फिर से पढ़ाई में लग जाते हैं। कुछ देर बाद लाइब्रेरी बंद हो जाती है और दोनों अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में चैंगवान थका हारा सा चल रहा होता है। वो सोच रहा होता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कभी भी पास नहीं हो पाऊंगा और वेन वेन, वो भी मेरे हाथ से चली जाएगी। एक लड़का आता है जिसका नाम है जंगी। वो वेन वेन को देखकर कहता है, ओह वेन वेन, तुम यहाँ हो? अगर तुम यहाँ आने वाली थी तो मुझे पहले ही बता देती, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी सीट बुक कर लेता। यह सुनकर वेन वेन गुस्से में कहती है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं। वेन गुस्से में कहती है, मैं यहां से जा रही हूं। लेकिन तभी जंगी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या तुम आज मेरे साथ डिनर पर चलना चाहोगी? उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देती है। यह देखकर हमारा मुख्य किरदार मन ही मन सोचता है, एक ऐसा लड़का है जो एक बड़े खानदान से आता है। वो हमेशा वेन वेन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वेन वेन तो उसे कभी भाव ही नहीं देती। फिर भी यह लड़का बेशर्म की तरह बार बार उसे परेशान करता रहता है। इधर जंगी भी अंदर ही अंदर गुस्से में जल रहा होता है। वो सोचता है,
वैसे तो मैं किसी भी लड़की के पीछे नहीं भागता, लेकिन वेन वेन का जो रुतबा है वो भी हमारे खानदान जितना ही ऊंचा है, इसलिए मैं बार बार इसकी तरफ खिंचा चला आता हूं। लेकिन तभी वेन वेन उसकी काफी बुरी तरह बेइज्जती करते हुए कहती है, हटो सामने से। अब जंगी का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है, लेकिन वो जबरदस्ती मुस्कुराता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी बीच वहां आसपास खड़े लोग बातें करने लगते हैं। देखो, वेन वेन तो उसे तवज्जो नहीं दे रही, लेकिन जंगी है कि बार बार उसके पीछे पड़ा हुआ है। कितना बेशर्म है ये। जंगी ये सारी बातें सुन लेता है। वो मन ही मन कहता है, मुझे अब यहां से निकल जाना चाहिए, वरना बात और बिगड़ जाएगी। जाते जाते वो हमारे मुख्य किरदार चैंग ग्वान के कंधे पर हाथ रखता है और धीमे से कहता है, एक मेरठ होता है, उसे अपनी औकात पता होनी चाहिए। हमें जैसे हंसों के बीच आने की जरूरत नहीं होती। तू यहां से चला जा और वेन वेन से दूर रह। अब चैंग ग्वान उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा, मैं मेंढक और तू हंस, ठीक है, मान लिया। लेकिन सुन, जो हंस होते हैं ना, उन्हें बीमारी जल्दी पकड़ लेती है, जैसे कि तुझे पकड़ चुकी है जलन की बीमारी, जिस वजह से तेरे पिछवाड़े की सूतरी जल रही है। ये कहकर वो वेन वेन का हाथ पकड़ता है और बोलता है, वेन वेन, चलो यहां से, क्योंकि किसी हंस का पिछवाड़ा बहुत बुरी तरह जल रहा है। ये सुनते ही चारों तरफ हंसी से लुटपुट हो जाते हैं और जंगी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो मन ही मन बुदबुदाता है, चैंगवान, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। अब कहानी अगले दिन पर पहुंचती है। हमें पार्किंग एरिया दिखता है, जहां एक कार खड़ी है और उसी कार के पास हमारा मुख्य किरदार खड़ा होता है। वो थका हुआ और बोझिल नजर आ रहा होता है। वो सोचता है, आज मैंने बहुत सारे कस्टमर को यहां वहां छोड़ा है, इस वजह से अब मैं बुरी तरह थक चुका हूं। अब बस घर जाकर थोड़ा आराम करूंगा। वो गाड़ी के अंदर बैठता है और उसके हाथ में एक कप होता है। उसे देखकर वो फिर से सोच में डूब जाता है। जब से ये कप मेरे पास आया है, मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। हर रात मुझे वही सपना आता है, जहां एक औरत मेरे पास आती है, मुझे जगाने की कोशिश करती है और मुझसे कहती है, मुझे थोड़ा सा खून दो। मुझे लगता है ये कप और मेरा सपना किसी गहरे राज से जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर वो खुद से सवाल करता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? मैं तो 21वीं सदी में रह रहा हूं। यहां ऐसी चीजें होना तो नामुमकिन है। इतना कहकर वो उस कप को हाथ में उठाता है और वहां से चलने लगता है। लेकिन तभी उसका हाथ गलती से उस कप पर बनी महिला की छाती पर लग जाता है। वो उबासी लेते हुए बुदबुदाता है, आज बहुत थक गया हूं, घर जाकर थोड़ा आराम करूंगा। लेकिन तभी कप पर बनी वही महिला अचानक चिल्ला उठती है, बीएसडी के, जल्दी से अपना हाथ मेरे सीने से हटा। ये सुनते ही वो चारों तरफ देखने लगता है। ये आवाज, ये किसकी थी? किसने बोला? लेकिन वहां कोई नहीं होता, कोई दिखाई ही नहीं देता। अब उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो मन ही मन सोचता है, ये किसकी आवाज थी? क्या ये कोई भूत था, या कोई चुड़ैल, या कोई डायन? वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। आखिर वो चुड़ैल मेरे पास ही क्यों आई है? मैं तो सिंगल भी नहीं हूं। अगर उसे आना ही था तो उन दर्शकों के पास जाती जो मुझे देख रहे हैं। कम से कम उनका तो मिंगल हो जाता। फिर वो खुद को दिलासा देने लगता है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। कोई भूत वूत नहीं होता। ये 21वीं सदी चल रही है। यहां ना कोई भूत होता है, ना जादू, ना कोई चुड़ैल, डायन या पिशाचिनी। लेकिन अंदर से वो डर के मारे कांप रहा होता है। उसके तो जैसे गोटे मुंह में आ चुके होते हैं। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है, शायद ये किसी बुरे सपने का असर है, इसी वजह से मुझे ये आवाजें सुनाई दे रही है। अब वो वहां से तेजी से भागने लगता है मैं पगला गया हूं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब घर जाकर दवाई खाऊंगा और हिलकर सो जाऊंगा। लेकिन तभी उसके सामने अचानक कुछ लोग आ जाते हैं। वो चौंक कर वहीं रुक जाता है। उसकी नजरें उन लोगों की भीड़ पर पड़ती हैं और वहीं खड़ा होता है जंगी। जंगी जो कई लड़कों के साथ वहां पहुंच चुका होता है और उसने हमारे मुख्य किरदार को पूरी तरह से घेर लिया होता है। अब मुख्य किरदार को याद आता है, ये तो वही लड़का है जो मेरी दोस्त को पटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने और मेरी दोस्त ने मिलकर इसकी बैंड बजा दी थी। अब इतने सारे गुंडों को देखकर वो समझ जाता है, ये सब कल की बात का बदला लेने आए हैं। लेकिन फिर भी वो बिना डरे खुद से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इनसे डरने वाला नहीं हूं। मैं इन सबको पीटकर इनकी हालत खराब कर दूंगा। उसे वो दिन याद आता है जब उसकी दोस्त ने उसकी जान बचाई थी। पर आज आज वो तय करता है, अब किसी की मदद की जरूरत नहीं, आज इनकी बैंड मैं खुद बजाऊंगा। और फिर वो पूरे जोश में सामने खड़े होकर कहता है, जल्दी से मेरे सामने से हट जाओ, वरना मैं तुम सबकी बैंड बजा दूंगा। इस पर जंगी मुस्कुराते हुए कहता है। अब यहां पर एक छोटा सा कुत्ता हमारे मेन कैरेक्टर चैंग वन पर भौंकने लगता है।
ये देखकर चैंग वन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रहे थे, कह रहे थे कि मेरी बैंड बजा दोगे? तो आओ, देखता हूं आज तुम मेरी कैसे बैंड बजाते हो। फिर वो उसी गुस्से में बोलता है, अगर जिंदा बचना चाहते हो तो जल्दी से मेरे सामने झुककर माफी मांग लो, तो शायद मैं तुम्हें कम मारूंगा, वरना याद रखो, आज तुम मरने वाले हो। अब ये सुनकर चैंग वन थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन वो डरता नहीं। वो कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो अब मैं भी पूरी तरह तैयार हूं। इसके साथ ही चैंग वन अपने पीछे से कुछ निकालता है, जिसे देखकर सामने वाला लड़का बुरी तरह डर जाता है। वो कांपते हुए बोलता है, ये तो वो चीज है जो अंधे लोग इस्तेमाल करते हैं, जो पूरा का पूरा लोहे का बना होता है। इधर वो बुरी तरह से घबरा चुका होता है। तभी जंगी उसे डांटते हुए बोलता है, तू इतना डर क्यों रहा है बे? तेरे पास भी तो हथियार है, जल्दी से जा और सब लोग मिलकर इसको जान से मार दो। अब वो सारे लोग एक साथ चैंग वन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं। यहां पर चैंग वन भी इतने सारे लोगों को देखकर कुछ पल के लिए घबरा जाता है, लेकिन फिर वो अपने लोहे के हथियार को उठाता है और हमला शुरू कर देता है। वो अपना हथियार सीधे एक बंदे के सिर पर मारता है, जिससे उसकी खोपड़ी फट जाती है और उसमें से खून बहने लगता है। वो बंदा तड़पते हुए चिल्लाता है, साले, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैं जान से मार कर रहूंगा। इतने में ही एक दूसरा बंदा चैंग वन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चैंग वन तुरंत उसके हाथ पर प्रहार करता है, जिससे वो तेज चीख उठता है। अब वो सारे गुंडे चिल्लाते हैं, सभी के सभी एक साथ चलो। और अब हम देखते हैं कि वो सब एक साथ चैंग वन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यहां पर वो लोग चैंग वन को पकड़ ही लेते हैं और एक बंदा उसके पेट पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे उसके मुंह से खून निकल आता है। अब वही बंदा दोबारा मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी दूसरा बंदा आकर उसे रोक देता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, इसे अब मैं मारूंगा, क्योंकि इसने मेरे सिर पर मारा था। मुझे अपना बदला लेना है। अब वो लोहे के बैट के साथ आता है और चैंग वन पर जोरदार हमला करता है। चैंग वन ये सब देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि अब वो नहीं बचेगा, लेकिन तभी उसके हाथ में जो कप होता है वो उसे सामने कर देता है। अब हम देखते हैं कि लोहे के बैट का असर उस कप पर बिल्कुल भी नहीं होता। ये देखकर चैंग वन को एक मौका मिल जाता है। वो तुरंत अपने हाथ में लोहे की स्टिक को उठाता है और उस बंदे की पीठ पर जोरदार वार करता है, जिससे वो बंदा तड़पते हुए जमीन पर गिर जाता है और चिल्लाता है, मुझे मार दिया, मुझे मार दिया, मेरी कमर की हड्डी तोड़ दी। वो दर्द से कराहता रहता है और अब चैंग वन सबके सामने खड़े होकर जोर से चिल्लाता है, देखो, मैंने इसकी कमर की हड्डी तोड़ दी है। जंगी कहता है, अगर किसी और को भी पिटवाना तोड़वाना है तो वो लोग भी मेरे सामने आ जाएं। मैं उन सबको भी आज तोड़कर रख दूंगा, और अगर तुम 1 मिनट के अंदर अंदर यहां से नहीं गए तो मैं तुम सब पर हमला कर दूंगा और तुम सबका भी यही हाल कर दूंगा। अब ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब यहां पर जंगी ये देखकर डर के मारे वहां से भागने लगता है और वो बोलता है, बाप रे, ये इतना मजबूत कैसे हो चुका है? लेकिन यहां पर वो चैंग ग्वान को धमकी देते हुए जा रहा होता है कि आज वो कम आदमी बन लेकर आया था, लेकिन उसके पास काफी सारा पैसा है। वो इसका इस्तेमाल करके उसे जान से मरवा देगा। जिस पर चैंग ग्वान उससे बोलता है, अगर तूने अब जबान बंद नहीं की तो मैं तेरे को आकर वहीं पर मार दूंगा। इसके साथ ही वो बंदा इतना डर जाता है कि वो दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। यहां पर उसके पीछे पीछे उसके चमचे भी जा रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, बॉस, ऐसे हमें मत छोड़ के जाइए। दूसरी तरफ चैंगवान उनको जाते हुए देखता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि चैंगवान की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, जिस वजह से चैंगवान के मुंह से अभी भी खून निकल रहा होता है, जिस वजह से वो खून नीचे की ओर गिरने लगता है और वो सीधे उसी उसी कप पर जार गिरता है, जो कि काफी ज्यादा रहस्यमयी मिस्टीरियस कप होता है। और अब जैसे ही वो खून उस कप पर जाकर गिरता है, उस कप पर बनी महिला उस खून को सोख लेती है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश होती है और वो कहती है, आखिरकार मुझे तुम्हारा खून मिल चुका है और अब तुम मेरे मास्टर बन चुके हो। यहां पर उसने ये बात काफी तेज बोली होती है, लेकिन यहां पर हमारे मुख्य किरदार ने इस बात को नहीं सुना होता, क्योंकि वो काफी ज्यादा घायल होता है और वो अपने घर की ओर जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि सच में मेरी आज बहुत ज्यादा हालत खराब है। लेकिन तभी उसकी नजर उसी कप पर जाती है और वो देखता है, सच में यह कप काफी ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल था। वो लोहे की छड़ रोड भी इस कप को बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाई थी। इसके साथ ही वो अब घर की ओर निकल जाता है,
जहां हमें पता चलता है कि चैंग वान किसी घर पर नहीं रहता, वो एक हॉस्टल जैसी जगह पर रहता है, जहां पर उसके अलावा कुछ और लोग भी रहते हैं। इसके बाद हमें वही जगह दिखाई जाती है जहां पर चैंग वान रहता है, जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी गेम खेल रही होती है, जहां पर दो आदमी बंदे को और देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि ठोक दे, उसके मुंह में दे, उसके मुंह में दे, अच्छे से, जल्दी जल्दी मार, जल्दी जल्दी उसके लिए, अरे तेल, तेल गिर गया उधर। ऐसे ही करके वो लोग अपनी गेम खेल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर चैंगवान पहुंच जाता है, जहां पर एक लड़का चैंगवान को देख लेता है और वो बोलता है कि आखिरकार चैंगवान, तू आ गया है। लगता है तूने आज काफी ज्यादा मेहनत की है टैक्सी इधर से उधर चलाने में। इस पर चैंगवान कहता है कि हाँ। जिस पर वो लड़का कहता है तो आजा एक मैच खेलते हैं पबजी का। यहां पर हमारा चैंगवान कहता है कि आज मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूं, इसलिए मैं अब सोने के लिए जा रहा हूं। इसके साथ ही चैंगवान वहां पर बैठ जाता है, जहां पर वो अभी भी अपने हाथ में कप को पकड़ा होता है। जिसके बाद वो जाकर बिस्तर पर लेट जाता है और वहां पर सो जाता है। अब जैसे ही चैंगवान वहां पर सोता है कि तभी वहां पर लाइट चली जाती है, जहां पर अब किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। जिसके बाद वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि आखिर लाइट कैसे चली गई, अब हम गेम कैसे खेलेंगे। जिस पर दूसरा वाला बंदा बोलता है, अरे चुप चुप हो जा, चैंगवान लगता है काफी ज्यादा थका हुआ है तो उसको सोने दे, हम लोग अगले दिन गेम खेल लेंगे। इसके साथ ही अब वो लोग भी सोने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें अगले दिन की सुबह दिखाई जाती है, जहां पर चैंगवान अभी भी सो रहा होता है। कि तभी हम देखते हैं कि उस कप में से वही रहस्यमयी महिला बाहर निकल कर आती है और वो चैंगवान को उठाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जो चैंगवान होता है उसे लग रहा होता है कि ये उसके दोस्त हैं, जहां पर वो बोलता है, अभी मुझे परेशान करना बंद करो, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूं, मुझे सोने दो। इसके साथ ही हम उसी महिला को देखते हैं जिसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चैंगवान का कान पकड़कर उसे उठाने लगती है। जिसकी वजह से चैंगवान भी अब चिल्लाता है और वो उन्हें दोस्तों को समझकर बोलता है कि सालो, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे सोने दो, मुझे परेशान करना बंद करो, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूं, लेकिन तुम मान क्यों नहीं रहे। अब जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो अपने सामने आसपास का नजारा देखकर काफी ज्यादा चौंक चुका होता है, क्योंकि उसके आसपास बस बादल ही बादल होते हैं। और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन सी जगह है, क्योंकि मैं तो घर पर आराम से सो रहा था, लेकिन अचानक से मैं यहां पर कैसे पहुंच गया और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यहां पर चैंगवान काफी ज्यादा भ्रमित होता है। तभी उसके पीछे वही रहस्यमयी महिला आ जाती है और वो हमारे मुख्य किरदार से बोलती है, फी पीछे देखो, तुम्हारे पीछे खड़ी है दुनिया की सबसे महान गॉडेस। अब हमारा मुख्य किरदार यह आवाज सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो पलटकर देखता है कि आखिर कौन है। लेकिन जैसे ही वो पीछे पलटकर देखता है, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके मुंह से बस एक ही चीज निकलती है, क्या माल है और इसके कितने बड़े बड़े हैं। लेकिन यहां पर चैंगवान अपने आप को होश में लाता है। इसके साथ ही वो चिल्लाने लगता है कि आखिर मैं कौन सी जगह पर हूं। लेकिन जो गॉडेस होती है वो हमारे चैंगवान को शांत करने की कोशिश करती है और उसे बोलती है, अभी तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बताती हूं। लेकिन जो चैंगवान होता है वो शांत होने की जगह पर और ज्यादा चिल्लाने लगता है और वो बोलता है कि आखिर यहां पर चल क्या रहा है, मैं तो अपने घर पर चैन से सो रहा था, लेकिन आखिर मैं यहां पर कैसे पहुंच गया और ये जगह कौन सी है और आखिर तुम कौन हो, क्या तुम कोई चोर हो या फिर कोई किडनैपर। वैसे मैं बता दूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हारे चुराने के लायक। ना मेरे पास फोन है, ना मेरे पास बट वॉलेट है, ना मेरे पास कोई कार्ड है जिसे तुम चुरा सकती हो, तो प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन तभी चैंगवान का ध्यान बहुत ही ज्यादा ठर की चीज पर जाता है। वो अपने सामने देखकर उसके नाक से खून निकलने लगता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि उस गॉडेस के जो कपड़े होते हैं वो गायब होने लगते हैं। यहां पर वो गॉडेस सोचने लगती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर में वह सब कुछ समझ जाती है कि उसको यहां पर अपनी बॉडी बनाए रखने, मेंटेन करने के लिए उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी लग रही है, जिस वजह से उसके कपड़े यहां पर गायब हो रहे हैं, जिस वजह से वो काफी शर्माने लगती है। इधर वो चैंगवान की तरफ देखती है, जो कि काफी ज्यादा शर्माते हुए और ठरकी निगाहों से उसको देख रहा होता है और वो मन ही मन बोल रहा होता है कि यार, सच में ये देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा है। मन ही मन सामने एक लड़की है जिसके कपड़े गायब हो रहे हैं,
धीरे धीरे करके उसके सारे कपड़े चले जाएंगे और मैं उसका सब कुछ देख लूंगा। और वो काफी ज्यादा शैतानी मुस्कान कर रहा होता है। अब उसको ऐसी ठरकी निगाहों से देखते हुए उस गॉडेस को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने चैंगवान की सारी बातें सुन ली होती हैं, जिस वजह से उसे एक घूंसा मारती है और उससे बोलती है, तू ठरकी लड़के, यहां से चला जा। यहां पर वो गॉडेस चैंगवान की काफी ज्यादा पिटाई करने लगती है, जिस पर चैंगवान उससे बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, गलती से ये मेरे मुंह से निकल गया था। इसके साथ ही अब वो गॉडेस शांत हो जाती है और वो उसे बोलती है, जो तुम्हारे पास कप है ना, वो बिल्कुल भी सामान्य नॉर्मल नहीं है। असल में ये एक खास स्पेशल कप है जिसे होली ग्रेल कहा जाता है। इस कप के अंदर पूरे 3000 दुनियाएं वर्ल्ड है और इन 3000 दुनियाओं में से ये भी एक दुनिया है जिसे क्लाउड वर्ल्ड कहा जाता है और वो भी इसी कप का है। अब ये सुनकर चैंगवान मन ही मन सोचता है कि क्या बकवास है, कुछ भी पागल जैसी बातें मत करो, ऐसा थोड़ी होता है। इसके साथ ही अब वो गॉडेस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो चैंगवान को मारने लगती है और वो उससे बोल रही होती है कि तुझ जैसा बदतमीज इंसान मैंने 100 सालों में पहली बार देखा है। सच में तू काफी ज्यादा बदतमीज है। मेरी बात तू मानने को तैयार नहीं है। यहां पर तू मेरे से झगड़ा कर रहा है। लगभग पूरे 100 सालों में मुझसे इस तरीके से किसी ने बात नहीं की जिस तरीके से तूने बात की है। सच में तू एकदम बेकार होस्ट है। जिसके बाद वो गॉडेस उसको ये भी बताती है कि इस कप का जो मालिक है ना, वो मेरे पिता है और मैं उनकी बेटी हूं। और जिस भी इंसान के पास ये कप जाएगा, मैं उसको शक्तिशाली बनने के लिए रास्ता दिखाऊंगी, गाइड करूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे तुझ जैसा एक कमीना होस्ट मिलेगा। लेकिन अब जो भी हो, मैं तुम्हें अब सब कुछ बताती हूं। इसके साथ ही वो बताना शुरू करती है कि अब से तुम इस कप के होस्ट बन चुके हो क्योंकि इसके ऊपर तुम्हारा खून गिरा था, जिस वजह से इस कप ने तुम्हें अपने मालिक के तौर पर पहचान लिया है, रिकॉग्नाइज कर लिया है। जिस वजह से तुम इन दुनियाओं का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हो। लेकिन इतने में ही वहां पर आसमान में एक रोशनी जलने लगती है, जिसे देखकर अब वो गॉडेस हमारे मुख्य किरदार को कहती है कि अब यहां पर 3000 दुनियाओं का एक ट्रायल ट्रायल वर्ड्स शुरू होने वाला है, जिसमें तू हिस्सा लेगा, पार्टिसिपेट करेगा और उसमें जाकर तुझे अपने आप को जिंदा रखना है, सरवाइव करना है। क्योंकि इसी वजह से तुम्हारी जो शरीर बॉडी है वो ठीक हो पाएगी, रिकवर हो पाएगी, जिस वजह से तुम शक्तिशाली बन पाओगे। यहां पर हमारे मुख्य किरदार को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी रोशनी हमारे मुख्य किरदार को अपनी ओर खींचने लगती है। जहां पर हमारे मुख्य किरदार को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। इसके साथ ही वो गॉडेस उसके साथ चिल्लाते हुए कहती है, याद रखना कि तुम एक दूसरी दुनिया में जा रहे हो जहां पर आसपास सिर्फ पानी ही पानी होगा और तुम एक जाशिप पर जाकर रुकोगे जहां पर तुम्हें 100 जिंदगियां मिलेंगी और तुम्हें पूरे आधे साल तक वहां पर जिंदा रहना है, सरवाइव करना है। अगर तुम ये कर पाते हो तो तुम इस ट्रायल को पास कर जाओगे, वरना तो मारे जाओगे। अब ये सुनने के बाद हमारा मुख्य किरदार काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन तभी हमारा मुख्य किरदार अपने आप को वापस से एक और अलग जगह पर पाता है। यहां पर हमारे मुख्य किरदार को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या हो रहा है। इतने में ही कोई आकर उसकी गर्दन काट देता है। यहां पर हमारा मुख्य किरदार काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन तभी उसकी आंख वापस से खुलती है और वो अपने आप को जिंदा देखता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या हो रहा है और वो कहां पर है। लेकिन यहां पर वो कुछ और सोच ही पाता कि उतने में ही वापस से कोई आकर उसकी फिर से गर्दन काट देता है। लेकिन तभी हमारा मुख्य किरदार वापस से जिंदा हो जाता है और वो समझ जाता है कि जैसा कि उस महिला लेडी ने कहा था कि वो एक नई दुनिया में जाएगा जहां पर उसे आधे साल तक जिंदा रहना, सर्वाइव करना है और उसके पास 100 जिंदगियां हैं। तो वो ऐसे बार बार नहीं मर सकता, वरना वो यहां पर मारा जाएगा हमेशा के लिए। इसके साथ ही वो अपने आसपास देखने लगता है, जहां पर उसे काफी सारे समुद्री लुटेरे दिखाई देते हैं जो कि सामान्य इंसानों के साथ लड़ रहे होते हैं। यहां पर हमारा मुख्य किरदार सोच रहा होता है कि आखिर वो यहां पर जिंदा कैसे रहे, क्या उसे इन लुटेरों को मारना होगा। इसके साथ ही हमारा मुख्य किरदार अपने हाथ में एक तलवार पकड़ लेता है और वो कहता है कि उसे जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इसके साथ ही वो एक आदमी की गर्दन काट देता है, जहां पर वो कहता है कि उसके पास सिर्फ 100 जिंदगियां हैं, तो वो उन्हें ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता।
जहां पर वो उन लोगों से लड़ने लगता है, जहां पर उसे उस महिला की बात याद आती है, जहां पर उसने कहा था कि उसे आधे साल तक यहां पर किसी भी कीमत पर जिंदा रहना है, तो उसे कैसे भी करके जिंदा रहना होगा। इसके साथ ही वो उन सभी से लड़ते हुए उन्हें मार रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक आदमी आकर हमारे मुख्य किरदार के पेट में तलवार घुसेड़ देता है और वो वहां पर मारा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे मुख्य किरदार के पास काफी सारी जिंदगियां हैं, जिस वजह से वो वापस से जिंदा हो जाता है और वो वहां पर मारधाड़ करने लगता है। और ऐसे ही कर करके वहां पर काफी लंबी लड़ाई चलती है। इसके साथ ही अब सीन कट हो जाता है और हमें कुछ महीनों बाद दिखाया जाता है, जहां पर हमारा मुख्य किरदार उसी जहाज शिप में रहने लगता है, जिसके बाद वो अपना खाना लेकर अपने खाने को खाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर वो तीन दल की बात सुनता है, जहां पर एक आदमी एक अदृश्य दीवार वॉल के बारे में बता रहा होता है, जिसके आगे वो लोग नहीं जा पा रहे होते हैं। और यहाँ पर वो लोग एक हाथ के बारे में भी बात कर रहे होते हैं, जो कि उनके जहाज के सामने अचानक से ही आ चुका होता है। यहाँ पर हमारा मुख्य किरदार ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, क्या अदृश्य दीवार इस कप के आसपास का घेरा बाउंड्री है? और ये जिस हाथ की बात कर रहे हैं, क्या वो हाथ मेरा ही हो सकता है? क्योंकि जब मैं सो रहा था, तब मैंने उस कप के ऊपर अपना हाथ रखा था। यहाँ पर हमारा मुख्य किरदार काफी ज्यादा भ्रमित होता है। लेकिन इसके साथ ही सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उनके जहाज पर वापस से लुटेरों ने हमला कर दिया होता है। लेकिन हमारा मुख्य किरदार उन सब से लड़ते हुए उन्हें मार रहा होता है और ऐसे ही काफी महीने गुजर जाते हैं, जहां पर वो समय आता है जहां पर इस जहाज की जो कैप्टन होती है, वो हमारे मुख्य किरदार को वाइस कैप्टन की उपाधि दे देती है। अब ये सुनकर सभी आसपास के लोग हमारे मुख्य किरदार की तारीफ कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे मुख्य किरदार को काफी सख्त दिखाया जाता है। यहाँ पर आसपास के लोग बातें कर रहे होते हैं। ये लड़का चैवान, जिसने अभी कुछ ही महीनों पहले इस जहाज पर कदम रखा था, लेकिन इतने कम समय में इसने इतने सारे लुटेरों को मार गिराया कि अब हमारे कैप्टन ने इसे वाइस कैप्टन बना दिया है। सच में ये लड़का काफी ज्यादा अद्भुत है। ये बात हमारे मुख्य किरदार ने भी सुन ली थी और तभी उसे एक बहुत बड़ा एहसास होता है। अब आधा साल बीत चुका है, क्योंकि इस नई दुनिया में उसे समय का अंदाजा ही नहीं था। उसके मन में उसी लड़की की बात घूम रही होती है, तुझे बस आधे साल तक इस दुनिया में जिंदा रहना है। और अब उसने सच में आधे साल इस जगह पर 100 जिंदगियों के अंदर अंदर सरवाइव कर लिया था। वो सोच रहा होता है, मैंने इतने सारे लुटेरों से लड़ाई की, इतने सारे लोगों से दो दो हाथ की, अब मेरे पास असली अनुभव मार्शल आर्ट का, मैं अब कमजोर नहीं रहा। उसे उस लड़की की बात याद आती है, बाहर की दुनिया में बस 1-2 मिनट ही बीतेंगे, लेकिन तू यहां आधा साल जी लेगा। और तभी वो ऊपर आसमान की ओर देखता है, जहां पर एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही होती है। उसकी ओर वो उड़ने लगता है। उसका दिल बोल रहा होता है, ये दुनिया सच में बहुत प्यारी थी, यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, काश मैं इन्हें फिर से देख पाऊं। और जैसे ही वो उस रोशनी में पहुंचता है, वो गायब हो जाता है। फिर उसकी आंखें खुलती हैं उसकी असली दुनिया में, उसकी रियल बॉडी में। और तभी वो टकरा जाता है अपनी फीमेल फ्रेंड से। वो लड़की गुस्से में बोलती है, तुझे अपने सर को ध्यान से उठाना चाहिए था ना, तेरी वजह से मेरे चेहरे पर लग गई। इस पर हमारा मुख्य किरदार थोड़ा गुस्से में उसे देखता है और कहता है, यहां पर बस कुछ ही मिनट गुजरे हैं ना। यह सुनकर उसकी दोस्त हैरानी से बोलती है, क्या तू पगला गया है? तुझे बस कुछ देर सोते हुए हुए है और अब ऐसे बोल रहा है जैसे कि तू 50-60 साल का ही जीकर आया हो। मुख्य किरदार हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बहुत थक गया हूं। ऐसा लग रहा है कि जैसे शरीर टूट गया हो, कुछ देर और सो जाऊं। इस पर उसकी दोस्त उसे घूरती है और कहती है, क्या तेरे अंदर कोई भूत प्रेत घुस गया है? पागलों जैसी बातें कर रहा है। चल उठ, तू भूखा होगा, मेरे साथ कैंटीन चल, कुछ खा लेते हैं। लेकिन मुख्य किरदार मना कर देता है, नहीं नहीं, मुझे थोड़ा काम है, तुम चलो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूं। लड़की वहां से चली जाती है। मुख्य किरदार अपने हाथ को देखता है और सोचता है, मेरे हाथ में जो ताकत है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी उस दुनिया में थी। उसे साफ साफ महसूस हो रहा होता है कि उसने वाकई में आधा साल कहीं और जिया है, जबकि यहां पर बस कुछ ही मिनट हुए हैं। वो सोच रहा होता है, मैंने जो भी प्रैक्टिस वहां की थी सब याद है। मैं जानता हूं कि लोगों को कैसे हराते हैं, कैसे मारते हैं। अगर मैं चाहूं तो अपनी ताकत से सामने वाले को अभी भी हरा सकता हूं।
और तभी उसे गुस्सा आने लगता है। गुस्सा उस आधे साल पर जो उसने वहां बिताया, और अब वो गुस्से से उस कप को घूरने लगता है जिसने उसे वहां भेजा था। तभी जो कपड़ बनी देवी थी वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, तो आखिर तुम्हें कैसा लगा उस दुनिया में जाकर? मजा आया ना? और उसी मजे की वजह से तुम्हारी ताकत भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन ये तो सिर्फ सबसे बेसिक ट्रायल था। अभी तो तुम्हारे सामने है 3000 और दुनिया, जिनमें तुम्हें बेहद मुश्किल ट्रायल्स का सामना करना है। एक एक करके हर एक को कंप्लीट करना है। ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से से तमतमा उठता है, उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है और वो चीख कर कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरी परमिशन के बिना उस दुनिया में भेजने की? क्या समझ रखा है तुमने मुझे? और जब मैं उस दुनिया में गया तो वहां से तभी लौट पाया जब ट्रायल पूरा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी, दर्द और गुस्से से भरी हुई। तू कोई देवी वेवी नहीं है, तू बस एक फालतू मंग है, एक खिलौना जो अपने आप को भगवान समझ बैठा है। अब ये सुनते ही जो देवी थी उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने ठंडी आवाज में कहा, जब एक बार ट्रायल शुरू हो जाता है तो तुम उसे बीच में नहीं छोड़ सकते। ट्रायल के पूरे होने पर ही तुम वापस आ सकते हो, और अब तुम्हें बाकी के 3000 वर्ल्ड्स में भी जाना होगा। एक एक करके हर ट्रायल को पूरा करना होगा। अब तो चेंगू की आंखों में आग जल उठी। वो गुस्से में कांपता हुआ बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे और 3000 वर्ल्ड्स में जाकर ट्रायल कंप्लीट करने हैं, और मैं उसे बीच में नहीं छोड़ सकता। मैं कोई ट्रायल व्रायल नहीं कर रहा। तुमने एक बार करवा लिया, वही बहुत था। मेरी तो उस ट्रायल में जान ही निकल गई थी। अब देवी का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आवाज में अब कोई दया नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। जब तुम्हारा खून उस कप पर गिरा था, तभी इस कप ने तुम्हें अपना मालिक मान लिया। अब तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। तुम्हें 3 ट्रायल्स को कंप्लीट करना ही होगा। अगर तुमने मना किया तो क्या होगा, इसका अंदाजा मैं भी नहीं लगा सकती। सीधे शब्दों में कहूं तो तुम्हारी जिंदगी के पकौड़े लग चुके हैं। अब बस 2 ही रास्ते हैं, या तो ट्रायल्स को पूरा करो या फिर तबाही के लिए तैयार हो जाओ। और हां, अगर तुम्हें गुस्सा है तो मुझे गाली दे सकते हो, लेकिन भाग नहीं सकते। अब मेन कैरेक्टर के पास कुछ कहने को नहीं बचा था। कैमरा कट होता है और अगला सीन हमें दिखाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो अपनी टैक्सी चला रहा होता है। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आता है, उसके डैड का। बेटा, आज मैं जल्दी घर नहीं आ पाऊंगा, तो तुम अपनी मॉम से मिलने चले जाना। मेन कैरेक्टर थोड़ा हैरान होकर पूछता है, क्यों डैड? उसके डैड कहते हैं, थोड़ा काम में बिजी हूं, जल्दी नहीं आ पाऊंगा, तुम जाकर मॉम से मिल लो। मेन कैरेक्टर जवाब देता है, और जो 20,000 युआन है वो मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, ताकि आप मॉम के मेडिकल खर्चे संभाल सको। इस पर उसके डैड की आवाज भारी हो जाती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो बेटा? मैंने तुमसे कहा था अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पैसे कमाने की चिंता मत करो, वो मेरा काम है। मेन कैरेक्टर थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, ठीक है डैड। लेकिन मन ही मन वो सोच रहा होता है, परिवार पर लाखों का कर्ज है, और अब अचानक से मॉम भी बीमार पड़ गई, जिस वजह से मेरी मॉम इस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती है, और वहां पर उन्हें हर महीने 20,000 युआन की जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल में एडमिट रहने के लिए। डैड तो बोलते हैं कि वो कमा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी वो इतनी बड़ी रकम नहीं जुटा पा रहे, और इसी वजह से मैं टैक्सी चला रहा हूं ताकि मॉम के मेडिकल खर्च उठा सकूं। इसके बाद वो अपने डैड से कहता है, ठीक है डैड, मैं अभी निकलता हूं, मॉम से मिलने चला जाऊंगा, आप चिंता मत करो। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपनी टैक्सी को पार्किंग में लगा रहा होता है। वो अकेले में मुस्कुराकर कहता है, आज के दिन मुझे जरा भी थकान नहीं लग रही। लगता है ये उसी ट्रायल का असर है जहां मैंने आधे साल तक ट्रेनिंग की थी। शायद वो ट्रेनिंग अब भी मेरी बॉडी में जिंदा है, तभी तो अब थकावट नाम की चीज महसूस ही नहीं होती। अब वो वहां से चलने लगता है, और तभी रास्ते में उसे उसकी दोस्त वैंग वैंग मिलती है जो उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही चैंग वन उसके पास पहुंचता है, वैंग वैंग उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने गुब्बारों से ढक लेती है। अब ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन तभी वैंग वैंग हैरानी से पूछती है, अरे चैंग वन, तुम्हारा हाथ आज इतना मस्कुलर और ताकतवर क्यों लग रहा है? अब चैंग वन थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है, उसके मन में ये बात चल रही होती है, क्या ये उस ट्रायल की वजह से है? लगता है मेरी बॉडी वाकई में काफी स्ट्रांग हो चुकी है, लेकिन मैं ये बात वैंग वैंग को नहीं बता सकता। अब वो झूठी बात बनाते हुए कहता है,
अरे आजकल मैं बहुत ज्यादा टैक्सी चला रहा हूं, उसी की वजह से शायद हाथों में थोड़ा दम आ गया है। ये सुनकर वैंग वैंग और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और मुस्कुराकर कहती है, सच में तुम अब काफी ज्यादा मेहनती और हैंडसम भी लगने लगे हो। अब दोनों साथ में बातें करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तभी सामने से जियांग आ जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर बदला भरा हुआ घमंड साफ छलक रहा होता है। वो चिल्लाता है, पिछली बार तो तू बच गया था चैंगवन, क्योंकि तब मैं बस कुछ मामूली गुंडों को लेकर आया था। लेकिन इस बार मैं एक कराटे मास्टर को लेकर आया हूं, जो तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर सन रह जाता है। वो घबरा जाता है और तुरंत वैंग वैंग से कहता है, जल्दी जाओ, उस बिल्डिंग पीछे छुप जाओ। इतना सुनते ही वैंग वैंग बिजली की रफ्तार से वहां से भागती है और पीछे छिप जाती है। अब चैंग वन भी हैरान हो जाता है उसकी रफ्तार देखकर। तभी वहां पर वो कराटे मास्टर सामने आता है। उसके चेहरे पर एक सन की मुस्कान होती है और वो कहता है, जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसे मसल कर रख दूंगा। ज्यांगी चिल्लाकर कहता है, कराटे मास्टर जल्दी जाए और उस चूजे जैसे लड़के को कुचल दीजिए। अब कराटे मास्टर बिना वक्त गवाए हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला करता है, इतनी तेजी से कि उसे देखने का भी मौका नहीं मिलता। लेकिन चैंग वन तुरंत अपना हाथ सामने लाता है और उस जबरदस्त अटैक को रोकने की कोशिश करता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस कराटे मास्टर से कहता है, क्या तू सोचता है कि तुझे कराटे आता है तो तू मुझे इतनी आसानी से पीट देगा? अब वो मुस्कुराता है और अगले ही पल चैंग वन उसे एक कराटे लॉक में जकड़ लेता है। वो लड़का अब जरा भी हिल नहीं पा रहा था। उसकी बॉडी अकड़ गई थी। और इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसकी जबरदस्त तरीके से बैंड बजा देता है। उस कराटे मास्टर की दर्द से कराह निकल जाती है। इधर वैंग वैंग ये सब देखकर हैरान रह जाती है। वो सोच रही होती है, आखिर चैंग वन इतना पावरफुल कब से हो गया? पिछली बार तो इसे तो लड़ना भी नहीं आता था, तब तो मैंने ही इसकी जान बचाई थी। अब वो देख रही होती है कि चैंग वन कितनी आसानी से उस कराटे मास्टर से फाइट कर रहा है। तभी चैंग वन एक जोरदार किक मारता है और कराटे मास्टर उड़ता हुआ जाकर सीधे जियांग यी से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि दोनों की हालत खराब हो जाती है। अब चैंग वन तेजी से जियांग यी के पास जाता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार चाटा जड़ देता है। और फिर घूरते हुए कहता है, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि अगर दोबारा किसी को मेरे खिलाफ लाया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अब बता, करूं क्या तेरा? जान से मार दूं? अब जियांग की हालत खराब हो जाती है। वो कांपते हुए बोलता है, प्लीज मुझे मत मारो, मैं इस बंदे को तो तुझे पिटवाने के लिए नहीं लाया था। अब चैंग वन गुस्से में कहता है, अच्छा, तो इसको पिटवाने के लिए नहीं लाया था? फिर क्या मुजरा करवाने के लिए लाया था? अगर मुजरा करवाने के लिए लाया था तो ये बंदा मुझ पर हमला क्यों कर रहा था? अब जियांग एकदम पसीने पसीने हो चुका होता है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज मुझे आखिरी बार माफ कर दो, अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। अब चैंग वन उसे जमीन पर पटक देता है और कहता है, ये मेरी फर्स्ट नहीं लास्ट वार्निंग है। अगर अगली बार तूने कोई भी हरकत की तो मैं तुझे जान से मारने से पहले कुछ नहीं सोचूंगा। अब यहां पर सीन कट होता है और हम देखते हैं चैंग वन और वैंग वैंग घर लौट चुके होते हैं। अब हम वैंग वैंग के घर का सीन देखते हैं, जहां वो अपने अंकल से कहती है, अंकल मैं चाहती हूं कि आप जाकर जियांग के डैड से बात करो। उनका लड़का अब हद पार कर रहा है, मुझ पर लाइन मार रहा है, और इस बार तो उसने मेरे दोस्त को जान से मारने की भी कोशिश की। मैं चाहती हूं कि आप उसे और उसके डैड दोनों को अच्छे से समझा दो। इस पर उसका अंकल गंभीरता से कहता है, काम हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे उस दोस्त चैंग वन में कुछ गड़बड़ है। उसने उस दिन जो बहाना मारा वो बेहद बेकार था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमसे कुछ छुपा रहा है। अब वैंग वैंग गहरी सांस लेकर कहती है, अंकल इस मैटर में पड़ने की आपको कोई जरूरत नहीं। चैंग वन मेरा दोस्त है और इस मैटर को मैं खुद हैंडल करूंगी। उसका अंकल मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और वो वहां से चला जाता है। अब वैंग वैंग अकेली बैठी सोच रही होती है, अंकल सही कह रहे हैं, चैंग वन मुझसे कुछ छुपा रहा है। उसने कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाई, लेकिन इस बार ये पहली बार है जब उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है थका हुआ चैंग वन, जो अपनी टैक्सी चलाने के बाद घर लौट रहा होता है। अब जैसे ही हमारा चैंग वन थोड़ी देर के लिए टहलने बाहर निकलता है, तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रख देता है। चैंग वन चौंक कर पीछे पलटता है और देखता है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वैंग वैंग का अंकल होता है। अब वो अंकल धीमे से कहता है, जरा सुमड़ी में चल,
मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब चैंग वन उसका हाथ छटक देता है और गंभीर लहजे में कहता है, मैं ऐसा कोई बंदा नहीं हूं जिसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, मुझे लड़कों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अब वो अंकल थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा, ऐसी बात है। फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और पास में खड़े एक पेड़ पर हमला करता है। पेड़ बीच में से ऐसे टूटता है जैसे कोई माचिस की तीली हो। अब ये देखकर चैंग वन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके पसीने छूट जाते हैं। वो घबराकर कहता है, अरे अरे, आप तो बुरा मान गए। चलिए सर, जहां चलना है मैं भी आपके साथ चलता हूं। अब हम देखते हैं चैंग वन उस अंकल के पीछे पीछे चलने लगता है। वो दोनों अभी स्कूल के पास से निकल रहे होते हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। लेकिन वो अंकल बड़ी चालाकी से कैमरों को देखता है और फिर सीधा जंगल की ओर चल पड़ता है। अब वो दोनों जंगल की गहराइयों में पहुंच चुके होते हैं। यहां पर चैंग वन के मन में शक पैदा होता है, आखिर ये मुझे जंगल में क्यों ले आया है? यहां ना कोई कैमरा है, ना कोई गवाह। कहीं ये मुझे मारने तो नहीं लाया? वैसे भी ये अंकल तो हद से ज्यादा ताकतवर लग रहा है। अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तभी वो अंकल एक इविल स्माइल करता है और धीरे से अपना हाथ पंच में बदल लेता है और अचानक से हमारे चैंग वन पर जोरदार अटैक करता है। चैंग वन हवा में उड़ता हुआ सीधे एक पेड़ से जा टकराता है और जमीन पर गिर जाता है। अब उसकी हालत वाकई में खराब हो चुकी होती है। वो दर्द से कराहते हुए बोलता है, आखिर ये बुड्ढा कौन है जो मुझ पर जानलेवा हमला कर रहा है? इस बुड्ढे में इतनी ताकत कहां से आई? लगता है मेरा एक हाथ तो टूट चुका है। अगर मैं उस ट्रायल में नहीं गया होता तो आज मारा जा चुका होता। अब वो अंकल पूछता है, क्या तेरे पास कोई इंटरनल पावर नहीं है? चैग वन हैरान होकर बोलता है, क्या इंटरनल पावर? ये तो मांगा एनिमे वगैरह में होता है। ये कौन सी दुनिया की बात कर रहा है? मेरे पास कोई इंटरनल पावर नहीं है और ना ही ऐसी कोई चीज होती है। अब वो अंकल थोड़ा सोचने लगता है और मन ही मन बड़बड़ाता है, मुझे लगता है ये सच बोल रहा है, लेकिन फिर भी ये इतनी जल्दी इतना स्ट्रांग कैसे हो गया? इसी ने तो मेरे पहले अटैक को रोका था और ये छोटी बात नहीं है। तभी अचानक उसके फोन पर कॉल आता है। फोन देखकर वो कहता है, ठीक है, मुझे माफ कर दे, अब तुझे जो करना है कर। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब चैंग वन जमीन पर पड़ा सोच रहा होता है, ये बुड्ढा कितनी ज्यादा स्पीड में चला गया, एक सेकंड में जैसे हवा हो गया। और अब वो सोचता है, लगता है इंटरनल पावर जैसी कोई चीज तो होती ही है, क्योंकि मेरे पास भी वो कप है। अब चैंग वन सोच रहा होता है, अगर ये कप वाकई में मैजिकल है और इस दुनिया में इंटरनल पावर जैसी कोई चीज होती है तो शायद मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूं, जैसा कि वो बुड्ढा था। उसकी ताकत वाकई में डरावनी थी। अब वो खुशी खुशी उस बुड्ढे को बुलाने लगता है, बुड्ढू, सुनो मेरी बात, मुझे अपना डिसाइपल बना लो। मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूं, जबरदस्त और ताकतवर। अब चैंग वन उस अंकल को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन इधर हम वैंग वैंग के अंकल को देखते हैं जो एक पेड़ के पीछे छुपा खड़ा होता है। वो गुस्से में बड़बड़ाता है, अभी कुछ देर पहले मुझसे बदतमीजी कर रहा था और अब कहता है कि मुझे अपना डिसाइपल बना लो। ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। वैंग वन ने साफ कहा था कि मैं इसके मामले में ना पढ़ूं, लेकिन मैं फिर भी पढ़ गया। और अब ये चाहता है कि मैं इसे सिखाऊं? कभी नहीं, वो सोचने लगता है। लेकिन ये बात तो अजीब है, जब मैंने इसे पंच मारा था इसने उसे हैंडल कर लिया। कोई भी नॉर्मल इंसान उस पंच को झेल नहीं सकता था। इसमें कुछ तो खास है। सीन कट होता है और अगले दिन का सूरज निकल चुका होता है। अब हमें दिखाया जाता है चैंग वन एक लेक के किनारे खड़ा होता है और दो लड़कियों को वहां छोड़ने आया होता है। तभी उनमें से एक लड़की मुस्कुराते हुए चैंग वन के पास आती है और कहती है, तुम्हें पता है, यहां लेक के पास एक शूटिंग चल रही है। अगर तुम्हें देखना है तो मेरे साथ चल सकते हो। चैंग वन मुस्कुराता है लेकिन सीधा जवाब देता है, नहीं, अभी नहीं। अभी मुझे 2-3 पैसेंजर और छोड़ने हैं। मैं बहुत बिजी हूं, शायद किसी और दिन देख लूंगा। अब वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि लेक से एक जबरदस्त ब्लास्ट की आवाज आती है। चारों तरफ हलचल मच जाती है। चैंग वन हैरान रह जाता है, ये क्या था? वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकलता है और दौड़कर लेक की ओर जाता है। वहां जाकर देखता है एक शिप में ब्लास्ट हो चुका होता है। शिप में आग लग चुकी है और लोग उसमें फंसे हुए हैं। अगर यही चलता रहा तो कुछ ही देर में शिप डूब जाएगा और सारे पैसेंजर मारे जाएंगे। अब सीन कट होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं शिप के पास लोग पानी में डूबते जा रहे हैं। सब चिल्ला रहे होते हैं, प्लीज हमें बचाओ।
तभी रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है और लोगों को बचाने की कोशिश शुरू कर देती है। अब चैंग वन एक बुजुर्ग आदमी के पास जाता है और पूछता है, अंकल, यहां पर क्या हुआ? वो ओल्ड मैन जवाब देता है, पहले मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ फटा है, मैं समझा मेरी हवा निकल गई है। लेकिन जब मैंने शिप की ओर देखा तो समझ आया कि शिप के अंदर कुछ जबरदस्त फटा है, जिससे आग लग गई और शिप हर जगह से टूट चुका है। अब वो डूब रहा है। अब चैंग वन गंभीरता से कहता है, लगता है शिप के इंजन में कोई चीज ओवरहीट हो गई थी और उसी के फटने से ये सब हुआ है। अगर अब कुछ नहीं किया गया तो ये शिप और इसमें मौजूद सारे लोग खत्म हो जाएंगे। तभी अचानक एक लड़की चीखती है, देखो, ये तो वही दो हीरोइन हैं, वो शिप पर लटकी हुई हैं। लगता है किसी तरह का स्टंट रिकॉर्ड कर रही थी और तभी ये ब्लास्ट हो गया। वो वही फंस गई हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्दी ही डूब जाएंगी। अब चैंग वन उधर देखता है और हाँ, वो देख पाता है दो लड़कियां सच में शिप के किनारे लटकी हुई हैं। वो खुद को खोल नहीं पा रही थी। तभी उनमें से एक हीरोइन दूसरी से कहती है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूं, तुम तैरकर रेस्क्यू टीम तक पहुंच जाना। अब सीन कट होता है। दूसरी तरफ डायरेक्टर बुरी तरह चिल्ला रहा होता है, अबे, तू क्या कर रहा है? तुझे पता भी है कि वहां हमारी दो हीरोइन लटकी हुई हैं, कैसे भी करके उन्हें बचा। वो कंट्रोल रूम में एक बटन दबा देता है। जिस तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से यहां अभी वीडियो नहीं आ पा रहा है। लेकिन घबराए मत, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे की पूरी स्टोरी देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, बस उस पर क्लिक कीजिए और वहीं से आगे की जर्नी को कंटिन्यू करिए। और हाँ, एक बात और, उस नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी कहानी का एक भी हिस्सा आपसे छूट ना जाए। आपके प्यार और साथ के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आगे की वीडियो में।